सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन 2 डायमेंशन। जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है वो भी 2D मोशन है। 2D मोशन कैसे कह सकते हैं भाई? क्योंकि उसके अंदर हॉरिजॉन्टली भी मोशन है और वर्टिकली भी। ये आपके पास आ गया x कोऑर्डिनेट और ये आ गया आपके पास y कोऑर्डिनेट। ठीक है। सर्कल जो है ना, ये वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है, लोकस बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। लोकस ऑफ सच पॉइंट्स whose distance from fixed point is always same। वो पॉइंट्स का ग्रुप जिसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। अब वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर, और लोकस का मतलब है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स पूरे सरकमफेरेंस के ऊपर घूम रहा है, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस के ऊपर घूम रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है और हमारे पास ये रहा सेंटर, तो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट समझते हो हैं? जो सरफेस को सिर्फ टच करके पास हो जाए। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। ये देखो, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी कि मोशन, पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी हमें जो है डायरेक्शन मिल जाती है। अब यहाँ अगर तुम एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे बदल रही है। यहाँ पे ऊपर की तरफ थी, यहाँ पे इस तरफ हो गया, फिर इस तरफ, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल को हर बार जाना बाहर की तरफ था, लेकिन उसका मोशन किस तरफ हो गया? अंदर की तरफ। देख रहे हो? जाना ऐसे था, घूम ऐसे गया, जाना ऐसे था, घूम ऐसे गया, जाना ऐसे था, घूम ऐसे गया। तो इसका मतलब सेंटर की तरफ पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही है भाई। सेंटर की तरफ पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स पार्टिकल को सेंटर से कनेक्ट करके रखती है। वो फोर्स सेंटर से पार्टिकल को बांध के रखती है, तभी पार्टिकल जो है पूरे प्रॉपर सर्कुलर पाथ में मूव कर पाता है। मौत का कुआं तो देखा होगा तुम लोगों ने, उसमें बिल्कुल घूमता रहता है ऐसे ऐसे। कभी आया नहीं दिमाग में वो गिरता क्यों नहीं है? फिर क्या सोचा क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखो एक पॉइंट, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, if we draw tangent on any point, on the ना लिखो, on any point on the circular path के ऊपर, on the circular path we get direction of the moving particle at that point as shown in figure, जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं। एज शोन इन फिगर, जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं। पार्टिकल की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है हर बार।
हर बार की तरह। अब यहीं से पॉइंट नंबर 2, as in the figure, as in the figure, the direction, as in the figure, the direction changes at every point, at every point, and न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, जब भी किसी चीज़ को याद रखो या समझो तो उसे प्रॉपर समझा करो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी का मोशन या तो रोकने में या उसको मूव कराने में या उसकी डायरेक्शन चेंज करने में। तो अगर पार्टिकल की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? उस पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद लिखेंगे it means a force is acting on the particle at every point. एट एवरी पॉइंट, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रही है हर एक पॉइंट पर। अभी हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है। पार्टिकल पे फोर्स, बाल बाद में सही कर लिए, कहीं नहीं खराब हो रहे। तो जो फोर्स है, द पार्टिकल टेक टर्न inside at every point, hence the force is acting toward center. The force is acting toward center. फोर्स जो है सेंटर की तरफ कर रही है, क्योंकि हर बार अंदर की तरफ जो है पार्टिकल टर्न ले रहा है। हर बार यहाँ था इस पॉइंट पे, उसको सीधा जाना था बट वो अंदर की तरफ मुड़ गया। इस पॉइंट पे उसको ऐसे जाना था, फिर से अंदर की तरफ मुड़ गया। इस पॉइंट पे ऐसे जाना था, फिर से अंदर की तरफ मुड़ गया। इस पॉइंट पे ऐसे जाना था, फिर से अंदर की तरफ मुड़ गया। तो हर बार पार्टिकल जो है अंदर की तरफ घूम रहा है। इसका मतलब पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है जो अंदर की तरफ लग रही है। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक गौरी? चलो नेक्स्ट स्लाइड। लिख लिया ना सभी ने भाई? This force is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स। आर्यन सुना है नाम? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी बात आप लिख लेंगे, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है। हमेशा जो है सेंटर की तरफ एक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, it is an external force. It is an external force. एक्सटर्नल फोर्स है। सबसे पहला एग्जांपल, ये कैसे पता चलेगा एक्सटर्नल फोर्स है? एटम का सबसे जो कोर का सेंटर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? यस, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस तरीके से
सेंटर में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल। सो माय क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड इलेक्ट्रॉन गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स? उन्हें वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, उन्हें वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? सवाल ये है। मैंने अभी भी आप लोगों को क्या लिखवाया है? एक्सटर्नल फोर्स है, आती बाहर से ही है, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये एप्लीकेशन बेस्ड बातें हैं। यही जब वाइवा होता है तो ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। जो एक अच्छा एग्जामिनर होगा वो तुमसे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस पूछेगा कि ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये है, चलो फिर मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम रहे सर्कुलर उसमें ऑर्बिट में, उनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई है? तो कहाँ से आई है? अभी वही बताने जा रहा हूँ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स केम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, या ऐसा लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा हर बार जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला जाए, हर बार इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता रहेगा अपनी तरफ, किस हर पॉइंट पे। तो जब वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर पाथ में ही रहेगा, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। समझ आई बात? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रॉम वेयर डिड द इलेक्ट्रॉन गेट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो कहाँ से आता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ से? अट्रैक्शन। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 अगर पहुंच गए तो, ठीक है। सही बात है, +1 में बच्चे फेल हो जाते हैं। आर्यन, ये पेन की कैप चबाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पहुंच जाते हैं तो गौरी, तो फिर हम वहाँ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मुझसे ही पढ़ेंगे अगर पढ़ना चाहेंगे तो। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, जो सन है उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो किस ऑर्बिटल में, किस उसमें घूमते हैं ऑर्बिट में, किस तरह के ऑर्बिट में? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कैसी होती है ऑर्बिट की शेप? एलिप्टिकल। कैसे होती है? ऐसा फेस ना बनाए, हमने आपसे कोई पैसे उधार नहीं लिए। समझ आई बात आयुष? इतना हैरान परेशान हो गया जैसे पता नहीं क्या ही बता दिया। एलिप्टिकल, अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट बोर्ड में एलिप्टिकल है नहीं, उस वाले में है, इसमें नहीं है, ठीक है। थोड़ा इससे काम चलाओ तब तक, ठीक है। तो सन किसी एक फोकस पे रहेगा। मैथमेटिक्स के अंदर कॉनिक सेक्शन में आप पढ़ोगे इलिप्स क्या होता है। गद्दे वद्दे लगवा दो, चाय वाय। तो जब प्लैनेट इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, उसमें देखो सर्कल में क्या है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैंने वर्टिकली एक लाइन खींच दी जिसको डायमीटर बोलते हैं, और ये मैंने हॉरिजॉन्टली, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या हैं? एलिप्स में ये बराबर नहीं होते बस।
ये ज़्यादा ये कम हो सकता है और ये कम ये ज़्यादा हो सकता है। एलिप्स में ऐसा नहीं होता। एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, एक को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज सम हाउ सर्कुलर। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, बताओ बताओ बताओ, सोचो। हाँ ठीक है, ये लिख लिया ना सारा कुछ। चलो लिखिए इन सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ प्लैनेट, इन केस ऑफ प्लैनेट ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन will provide required centripetal force, required centripetal force. In case of planet, sun, gravitational pull of sun will provide the required centripetal force. इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। स्कूटी कितनों को चलानी आती है आप में से? तुझे नहीं आती गौरी? पैर नहीं आते? पैर नहीं आते वरना चला लेती। कृतिका पैर आते हैं? हाँ भाई चला लेता है। और बाइक? सोच समझ के हाथ उठाना, मैं सवाल पूछने लगा हूँ क्योंकि मैं। जसकीरत बाइक नहीं, गाड़ी? ठीक है, गियर डालने के बाद चलानी भी होती है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। चलो मुझे ये बताओ, जब हम किसी मोड़ पे मुड़ते हैं, ठीक है, चलो जैसे चंडीगढ़ में राउंड अबाउट है, जब हम उसके क्रॉस घूमते हैं तो वो भी तो एक तरह का सर्कुलर पाथ ही है, चाहे फर्स्ट एग्जिट ले, चाहे सेकंड ले, चाहे थर्ड ले, है ना। वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? किस किस के बीच फ्रिक्शन? यार तुम तो सारे होशियार हो, सीक्रेट नहीं बताना होता है। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल। अच्छा फिर ये बताओ, स्कूटी इतनी स्लिप क्यों होती है, बाइक्स क्यों नहीं होती? हाँ, इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल the required centripetal force will be provided by the friction between the tire and the road. जो बर्फ़ होती है, जब वो सूख जाती है, जैसे बर्फ़ पड़ी कहीं पर, वो सूख गई, तो उसके बाद वो फ्रिक्शन को क्या कर देते, एज अ लुब्रिकेंट का काम करते हैं, फ्रिक्शन कम कर देते, फिर उससे गाड़ियाँ या बाइक ऐसे स्किड होते हुए चली जाती हैं। समझ रहे हो? तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ आ गई है? एक ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है और जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम पाती है। ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तभी बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर आएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? हाउ टू डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, हाउ यू कैन डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन? क्या कैरेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्म मोशन की? इट मीन्स एक्सेलरेशन इज, समझ आई बात? यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन, तब बताऊंगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में यू हैव टू इंक्लूड बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है,
ठीक है, स्पीड जितनी है उतनी से ही चलते रहेंगे। एक ही स्पीड से चलते हैं मौत के कुएं में, ऐसा नहीं है कि पल पल स्पीड बदल रहा है, एक ही स्पीड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज कंसीडर किया जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक आज के लिए, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो आपने किए हुए हैं, तो आपको काफ़ी आसान पड़ेगा ये। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नालायक हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लिखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 mass of the body, number 2 velocity of the body, and number 3 radius of circular track। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। स्टेप नंबर 1, लेट F इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मास m रेज टू द पावर x, उसके बाद वेलोसिटी v रेज टू द पावर y, and then r रेज टू द पावर z। ठीक है, स्टेप नंबर 2, राइट द डायमेंशंस ऑफ एवरी क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस पुट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो जी। तो फोर्स के लिए डायमेंशन ml t-2, मास के लिए डायमेंशन m, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन lt-1, एंड व्हाट अबाउट रेडियस L। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू हैव टू राइट डाउन द डायमेंशन, मेक श्योर इट शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमेशा किस में हो? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। खुद की कलाकारी नहीं दिखानी है गौरी। स्टेप 3 में मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, सिंप्लीफाई, पावर सेपरेट करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई, पावर सेपरेट कर देंगे। m l t-2 इज इक्वल्स टू m x l y प्लस z t माइनस z। स्टेप 4 क्या करेंगे? स्टेप 4 हाँ जी, कंपेयर द पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर द पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। जब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, इधर m की पावर 1 है, उधर m की पावर x है। t की यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द पावर ऑफ t इज -2, ऑन द राइट हैंड साइड इट्स -z। अब जो l की पावर है y प्लस z, हमने ठीक किया ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? LT-1, ओ सॉरी, ये -y आएगा भाई, पूरा एक्सप्रेशन ही गलत हो गया था अभी। y2 आएगा क्योंकि ये है -y,
तो यहाँ से y2 आएगा, y प्लस जेड इज़ 1, y इज़ 2, तो z इज़ -1। हमें वैल्यू मिल गई है। स्टेप नंबर 5, पुट वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर x, y और z की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। mv² ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। और आज मैं इतना ही कराऊंगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है इसके बारे में। आर रेडियस कम ज़्यादा से फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी से फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लास कब है? ठीक है।